जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग टॉपर्स की जो यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं उनकी कॉपी देखेंगे। और आप लोग कहते रहते हैं ना कि भैया अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम किस तरह से आंसर राइटिंग करें, किस तरह से निबंध लिखें। तो इनकी जो इन्होंने लिखावट है, इनकी इनकी कॉपी से आप लोग भी सीख सकते हैं और एक शुरुआत कर सकते हैं। आपके सामने एक कॉपी है अरविंद प्रताप सिंह की, और ये 2017 के सिलेक्टेड हैं और रैंक रही थी इनकी 161 भी। और निबंध की कॉपी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं, तो एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। 250 नंबर का रहता है, 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और जो निबंध का पेपर है, इसे सीरियसली लिया करिएगा आप लोग, हल्के मत लिया करिएगा। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं और आपको कोई पद मिलता है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सीरियस नहीं रहते हैं, उनके 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आते हैं निबंध में 250 नंबर में से। और बहुत सारे लोग जो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी को मालूम है कि अलग से निबंध का कोई सिलेबस नहीं है। आप समझ रहे हैं, जीके जीएस को आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं ना, आर्टिकल पढ़ते रहते हैं ना, यहीं से आपकी तैयारी हो जाती है निबंध की। बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे से तो 160, 165, 140, 150 नंबर तक आते हैं। और एक एक नंबर का आप लोगों को महत्व मालूम है यूपीएससी में कि आपकी रैंक कहाँ जा सकती है और कहाँ आ सकती है। तो ये आप देखते हैं कि हिंदी मीडियम के हैं। यहाँ जो आप देखते हैं अनुदेश दिए रहते हैं, इन्हें जरूर पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीए पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब आप देखेंगे आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही आप लोग निबंध लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। अब दो निबंध आपको लिखना है, एक निबंध 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है, उसी की बात हो रही है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। जब कोई पेज खाली रह जाता है तो काट दिया करिएगा। अब 250 नंबर में से 140 नंबर मिले हैं। अच्छा, आप देखते हैं प्रयास से खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर दो निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखे होंगे। अब देखिए खंड ए में 4 आपको टॉपिक दिए गए हैं और खंड बी में भी 4 टॉपिक दिए गएंगे, तो 4 में से एक चुनना है आपको। देखिए 125 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। तो ये आप देखिए 4 टॉपिक दिए गए हैं, पहले इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा, और जिस पर आप लोग 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं उसका चुनाव करना है आपको। और जिस टॉपिक को आप लोग चुन रहे हैं उसी के आसपास आप लोगों को लिखना है 360 डिग्री पर। ऐसा नहीं कि आप देखते हैं कि कहीं से आप शुरू कर रहे हैं कहीं खत्म कर दे रहे हैं, ये भी ध्यान रखा करिएगा। और निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसका सबसे ज्यादा दमन दुरुपयोग हुआ है। तीसरा कह रहा है कि समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। 4 कह रहे हैं देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आप लोग एक टॉपिक को चुनिए। इसमें देखिए इन्होंने किसको चुना है, देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। इन्होंने चौथा आप देखते हैं टॉपिक चुना है इसमें डी। ये आप देखिए सब मानवता के 5000 वर्षों के इतिहास में राष्ट्रवाद महज 4 शताब्दी पुरानी विचारधारा है। परिवार, कबीला, धर्म, राज्य, राष्ट्र, राज्य और विश्व ग्राम तक मानव एक ऐसे सामुदायिक विचार की खोज में भटकता रहा जो उसे शांति, सुरक्षा और आप देखते हैं शांति, सुरक्षा और आश्रय दे सके। और इस आप देखिए यात्रा में राष्ट्रवाद सर्वाधिक शक्तिशाली विचार सिद्ध हुआ, एक ऐसा विचार जिसके लिए मारा जा सके और मरा जा सके और मारा जा सके। और आप देखिए क्योंकि जहां आप देखते हैं कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति पर जोर देता है, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ और दूसरे राष्ट्रों की अवनति पर की भी इच्छा रखता है, और यही इच्छा संघर्ष की ओर ले जाता है। मानवता का इतिहास हमें इतना तो सिखाता ही है कि बुराई और अच्छाई में से अच्छाई का चयन तो आसान है, पर अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष ही ज्यादा कठिन है। निर्णय सिद्ध हुआ है कि मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो आप देखिए बुरे अच्छे के बीच के संघर्ष से ही भी अग्रसर
ये आप देखिए अच्छे बा उससे अधिक बीच का संगर गहन किंचित सफलता अभिव्यक्त असफलता अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी थी। क्या है, प्यारी हैं। कट्टर राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता को हमें इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा। हमें समझना होगा कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विचारिक सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद ने एक सृजनात्मक भूमिका अदा की है, और कैसे कट्टर राष्ट्रवाद हमें संघर्ष की ओर ले गया है। कैसे जैसे मानवता विश्वग्राम के मुहाने पर पहुंची ही थी जब कट्टर राष्ट्रवाद उसे पीछे खींचता हुआ प्रतीत हो रहा है, और कि कैसे आज हम, ये आप देखिए कैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण के 2 दशकों बाद आज हम ब्रेग्जिट, ट्रंप, मरीन लाफेन, चीन के विस्तारवादी रवैये, सीरिया संकट, कीमिया की समस्या, संरक्षणवाद, पर्यावरण, ये जिम्मेदारी से भागने के, ये आप देखते हैं कि परिदृश्य का सामना कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इतने प्रासंगिक शायद कभी नहीं रहे। देखिए गुड़ अच्छा कहा जा रहा है, अच्छी पहल की हुई है। इस तरह के आप लोग उदाहरण भी दे दिया करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और ये आप देखिए सामाजिक रूप से राष्ट्रवाद ने राष्ट्र के भीतर बसे रहे लोगों के मध्य संघर्ष को गौण बनाया, लोगों की उन्नति का मार्ग दिखाया और भाईचारे की नई संस्कृति विकसित की। पर धीरे धीरे कट्टर राष्ट्रवाद के विकास ने संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाले धर्म जैसी संस्थाओं को भी नकार दिया। ईसाइयों ने ईसाइयों पर आक्रमण किए, मुस्लिमों ने मुस्लिमों पर आधिपत्य जमाया और बौद्धों ने बौद्धों का संहार किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यह प्रक्रिया हमें अपने चरम रूप में दिखाई आप देखते हैं देती है, अर्थात लगभग 4 दशकों तक राष्ट्रों को यह विश्वास रहा हो गया कि शांति और समृद्धि की राह युद्ध से ही होकर जाती है। एक ही पंथ अब जग में जीने का अभ्यास करो, जागियो रक्त पीने का। और जब भ्रम टूटा तो मानवता की मुट्ठी में केवल राख बंदे थी। इस तरह की आप लोग लाइनों का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ ना कि कहीं आप लोग अच्छी लाइन मिल रही है, कोट्स मिल रहे हैं, तो उन्हें रख लिया करिएगा, नाम के साथ उल्लेख कर दिया करिए जब उस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं। आर्थिक रूप से वाणिज्यवाद और व्यापारिक पूंजीवाद ने राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाई, पर यही वह क्षेत्र था जहां राष्ट्रवाद का दोहरा चरित्र प्रारंभ से ही स्पष्ट था। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी बार बार लक्षित किया कि राष्ट्रवाद अपने और पराये के भेद को जन्म देता है, पर अपने देश के लोगों के लिए जितना दयालु और सौहार्दपूर्ण है, वहीं उपनिवेशों के लिए उतना ही अत्याचारी और शोषक है। और भारत के आर्थिक पतन में ब्रिटिश नीतियों की भूमिका से कौन परिचित नहीं है। पर आज जब हम वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के माध्यम से राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठे ही थे कि पश्चिमी देशों में संरक्षणवाद की नई प्रवृत्ति दिख रही, और पश्चिमी देशों के इस व्यवहार से विकासशील देश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप देखिए सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से भी राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद का यह क्रमशः सृजनात्मक और विभाजनकारी प्रभाव स्पष्ट है। राष्ट्रवाद आप देखते हैं कि जहां आप देखिए संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी मान्यता देता है, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद में स्वयं को सही और दूसरों को भ्रमित मानने की एक कूप मंडूक प्रवृत्ति होती है। कट्टर राष्ट्रवाद दूसरों से कुछ भी ग्रहण करने के प्रति शंकाशील रहता है। वस्तुतः उसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। आज उत्तर कोरिया के बिगड़ैल बच्चे जैसे व्यवहार के पीछे कट्टर राष्ट्रवाद की प्रमुख कारण है। राजनीतिक रूप से भी इन दोनों प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है। जहां महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रवाद का प्रयोग औपनिवेशिक और शोषक शक्तियों के विरुद्ध जनता को एकजुट करने में किया, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद सीमाओं के दोनों तरफ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनता है और घृणा, हिंसा का प्रचारक है। आश्चर्य तो तब होता है जब लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट करते हुए भी सेनाएं राष्ट्रवाद का ही हवाला देती है। संभवतः इसलिए कहा गया है कि देशभक्ति बदमाशों और राजनीतिज्ञों की अंतिम शरणगाह है। धार्मिक रूप से ही देखें तो पश्चिम में राष्ट्रवाद का विकास ही धार्मिक नक्कड़बांदियों से मुक्ति की आकांक्षा के चलते ही हुआ था। राष्ट्रवाद ने इस दिशा में पर्याप्त सफलता पाई, पर सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में कट्टर राष्ट्रवाद ने पुनः राष्ट्र और धर्म का घालमेल करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय परिस्थितियों की भी चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में गौवध पर चल रहा जो विवाद है उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। और इन परिस्थितियों में हमें वर्तमान परिदृश्य पर पुनः विचार करना चाहिए। आज किसी भी देश की समस्या अकेले उसकी अपनी नहीं है। एक देश की आर्थिक नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वह 2008 की अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो या फिर चीन की मौद्रिक नीति। आज जो कुछ युद्ध सीरिया में होगा वह केवल मध्य पूर्व
को ही नहीं वरन शरणार्थी समस्या के रूप में कनाडा जर्मनी को भी प्रभावित करता है। आर्कटिक का पिघलना, ये आप देखिए, चाहे ओजोन परत का, चाहे वो आर्कटिक का पिघलना या वैश्विक तापमान समस्या किसी एक देश की नहीं है। लैंगिक विभेद से आप देखते हैं लेकर वैश्विक महामारी तक राष्ट्रों के बीच सहयोग अपरिहार्य हो गया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट भी वैश्विक है और आतंकवाद भी। और इसलिए प्रारंभ में मैंने कहा था कि कट्टर राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार संभवतः इतने प्रासंगिक कभी नहीं रहे। टैगोर औपनिवेशिक परंपरा के संत थे। तुलसीदास की तरह उनका भी मानना था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अपनाई। आधुनिक बोध और परंपरा बोध उनके उनके आप देखते हैं कि क्या व्यक्ति के धूल घुल सा गया था। उन्होंने यह विचार राष्ट्रवाद के उफान के दिनों में व्यक्त किए थे। आज आप देखते हैं, पर आज यह स्वीकार करते हुए कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाई, हमें उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। स्वयं टैगोर ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां शब्द सत्य पर आधारित हो, व्यक्ति क्षुद्रताओं से मुक्त हो और भातत्व ऊंचा हो, और आप देखते हैं कि हृदय मुक्त हो। ये हृदय मुक्त कट्टरता पर मानवता का वरण वास्तव में टैगोर का ही विचार नहीं है, वरण संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा का सार है। यही वरण ये अनिज परोविति गणनान लघु चेत साम उदार चरताना तू वसुदेव कुटुंबकम लेखन शैली में और प्रभावशाली बनाया जा सकता था। ये सुझाव दिया जा रहे हैं, अच्छा प्रयास है, आप देखेंगे। और इन्हें 125 नंबर में से कितने नंबर दिए गए? 70 नंबर दिए गए हैं। 125 नंबर में से 70 नंबर दिए गए। अब बी सेक्शन को देख लीजिए। ये आप देखिए, ये खंड ए बी है, यानी सेक्शन बी है। इसमें भी 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए, इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल, एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा। तीसरा है न्यायिक जवाबदेही, न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यावश्यक साधन। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या फिर हकीकत। इनमें से आप देखिए, इन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या फिर हकीकत। आप लोगों को याद होगा, क्योंकि उस समय ये किसानों की आय को लेकर दोगुने को बहुत सारी बातें हो रही थी ना, उसी को लेकर आप देखते हैं कि ये पूछ लिया था। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या फिर हकीकत। पिछले 20 वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा 10 से 15,000 प्रति वर्ष बीच झूलता रहा है। अब आप देखिए, इस तरह का जो आंकड़े रहते हैं वहाँ से भी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं निबंध की। किसी कोट से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, किसी उदाहरण से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, किसी आप देखते हैं कोई सरकार ने योजना लॉन्च की हुई, किसी कारण से कोई चर्चा में है, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और कोई नया टॉपिक है तो उसकी परिभाषा से उसे परिभाषित करके आप शुरुआत कर सकते हैं। नीति निर्माताओं के सामने एक विराट प्रश्न चिन्ह की तरह, जब हम किसानों को उनकी मेहनत से उगाई हुई फसलों को सड़कों पर बिखेरते देखते हैं, या मध्य प्रदेश में किसानों को पुलिस की गोली से मरते, या जंतर मंतर पर नरबंडों के साथ प्रदर्शन करके अधनंगे तमिलनाडु के किसानों को, तो फिर किसानों की, या आप देखिए, किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक तरफ तो भारत की 60% जनसंख्या किसी न किसी रूप में आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, वहीं अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। कृषि अब लाभदायक कार्य नहीं रहा, और यह तो किसानों के साथ साथ नीति निर्माता भी मानने लगे हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आंख कान खुले रखा करिएगा। मैं इसीलिए कहता हूं। अब आप देखिए, किसान परिवारों से अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को मालूम है कि किसानों की समस्याएं क्या है, समाधान क्या हो सकते हैं उनके, और सरकार क्या प्रयास कर रही है, सब कुछ आपको मालूम होगा। और यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी स्वप्न प्रतीत होता है, परंतु यह एक ऐसा स्वप्न है जिसे हकीकत में बदलना आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी है। और आप देखते हैं, स्वप्न और यथार्थ के इस संबंध को जानने के लिए जरूरी है कि किसानों और कृषि के समक्ष आज क्या कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास क्या हो रहे हैं, और सपने को हकीकत में बदलने के लिए किन पर अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि सर्वप्रथम तो यह है कि परंपरागत रूप से ही भारतीय किसान दुनिया के सबसे मेहनतकश किसानों में से एक रहा है। ऐसे में समस्या की जड़ सामाजिक परिस्थितियों और संस्थागत कमियों में निहित है। और आप देखिए, आर्थिक उदारीकरण के बाद ही नीतियों के केंद्र में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र ही रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही कृषि क्षेत्र पुनः चर्चा में आया। यह भी कि
पी साईनाथ जैसे पत्रकार 90 के दशक से ही इस समस्या पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राफ्ट इस दिशा में आंखें खोलने वाली पुस्तक है। कृषि क्षेत्र में समस्याएं व्यापक हैं। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में किसकों की भूमिका नहीं, कृषि इनपुट का बढ़ता मूल्य, ऋण जाल और खाद्यान्न केंद्रित, कृषि भंडारण परिवहन सुविधाओं का अभाव, मानसून पर निर्भरता, तो इन समस्याओं की एक झांकी भर है। और आप देखिए व्यक्तिगत रूप से भी समाज में किसानों की हैसियत घटी है। ऐसी परिवार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं जहाँ किसी से इतर रोजगार करने वाले एक भी व्यक्ति ना रहा है। अब आप सोचिए, आप लोग मिलिए, कितने माँ बाप चाहते हैं कि किसान माँ बाप चाहते हैं कि वो उनके बेटे आगे चल के खेती करें, ना के बराबर बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें खेती किसानी की हालत मालूम है ना, सच्चाई पता है। हमारी आपकी दृष्टि में भले ही यह आंकड़ा पर्याप्त ना हो, पर प्रेमचंद की होरी से लेकर आज के किसानों तक यह मर्याद, ये प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं यही कारण है कि अपेक्षा के समृद्ध विदेशों यथा महाराष्ट्र और आप देखते हैं कि तमिलनाडु में आत्महत्या की दर अधिक है, क्योंकि उद्योगपतियों के विपरीत ऋण न चुका पाने पर होने वाली प्रताड़ना उनके लिए अवसाद कारक सिद्ध होती है। किसानों की हालत का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि लगातार 2 वर्षों तक कम बारिश होने पर ही बुंदेलखंड, विदर्भ और या फिर कालाहारी, हांडी, बोलागिर और आप देखते हैं कि कोरापुट क्षेत्र में नागार्जुन की कविता का यह दृश्य सजीव हो उठता है। कई दिनों तक चूहा रोहा चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अच्छा प्रयास है, देखिए कविता अच्छी लिखी, गुण इन्हें बताया जा रहा है। वस्तुतः यह सत्य है कि उदारीकरण के बाद से उत्पन्न समृद्धि का ज्यादातर लाभ पहले से ही उच्च स्तर पर काबिज तबके को मिला है। किसानों की हालत में तुलनात्मक सुधार तो हुआ, पर विषमता का स्तर बढ़ने से वह सुधार नगण्य हो गया। इस तथ्य को समझकर ही नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा था। और क्या रखा था? लक्ष्य रखा था। पिछले वर्षों में सरकार की ओर से एमएसपी की भूमिका एपीएमसी की भूमिका को सीमित करने पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के विकास का प्रयास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सब्सिडियों का युक्तिकरण व नगद हस्तांतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और भंडारण शोध, ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं उनका आप उल्लेख कर सकते हैं किसानों के लिए जो है। पर 2000 आप देखते हैं कि 22 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दोहरी रणनीति अपनानी होगी। ऐसी रणनीति जिसमें गांव और शहरों को कृषि और उद्योग को विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक बनाना होगा। एक ऐसी रणनीति जो गांधी, नेहरू और अम्बेडकर के विचारों के समन्वय पर आधारित हो। दूसरा, इस रणनीति में पहला चरण होगा उपयुक्त योजनाओं को जमीनी स्तर पर आप देखते हैं कि क्या प्रभावकारी ढंग से लागू करना। इसके लिए प्रत्यक्ष अंतरण की तरह अन्य योजनाओं के लिए भी एक निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए हाल के एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 40% क्लेम ही दिए गए और बीमा कंपनियों 6000 करोड़ के लाभ स्तर पर हैं। ऐसी स्थितियों को शून्य करना होगा। किसानों की प्रकृति पर निर्भरता को कम करना इसी चरण में शामिल है। दूसरे चरण में कृषि को उद्योग से जोड़ना शामिल है। कृषि प्रसंस्करण उद्योग इस चरण के केंद्र में है। ऐसे भंडारण फसल के नुकसान में कमी तो आएगी ही और साथ ही मूल्य निर्धारण में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। तीसरे चरण में कृषि पर जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव को कम कर रोजगार के विभिन्न अवसर सृजित करने होंगे। ये अवसर बाहर स्थित उद्योगों के साथ साथ गांवों में ही देने होंगे, जिससे सामाजिक स्थानांतरण कम से कम हो। कौशल विकास इस चरण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। अब देख लीजिए उपाय बताए जा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था की सीमा तक ही निबंध सीमित ना करें, इसे अन्य आयामों से भी के साथ जोड़िए। ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और आप लोगों से कहना हो ना कि कॉपी आप लोग भी लिखा करिए, चेक करवाया करिएगा, तो आपको भी सुझाव मिलेंगे कि यहाँ आपने ये गलतियाँ की, यहाँ ये करते तो अच्छी बात होती। चौथे व अंतिम चरण में किसानों पर व्यय के भार को कम करना होगा। इसके लिए सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों को ग्रामीण भारत के सामाजिक क्षेत्र में निवेश करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलकर एक प्रकार से आय को दोगुना करने में सक्षम है। आज भोजन के अलावा किसान परिवार की 3/4 आय शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च हो रही है और इस रणनीति से हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संभव है कि यह लक्ष्य 2022 की बजाय 2024-25 तक प्राप्त हो, पर यह आप देखते हैं कि क्या
एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी ओर देश ने यात्रा आरंभ कर दी। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि एक ऐसा स्वप्न है जिसे हकीकत में तब्दील करना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है। समावेशी विकास की इससे स्पष्ट कसौटी नहीं हो सकती। इस रूप में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हमें ऐसे सपने में बदलना होगा जो हमें सोने ना दे। राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्रियान्वयन के दृढ़ संकल्प से इसे यथार्थ में बदला जा सकता है, बदलना ही होगा। अब देखिए 70 नंबर 125 नंबर में से इसमें मिले। निष्कर्ष लिखते समय भी किसी कविता लोकोक्ति का उपयोग उपाय लेखन को और प्रभावशाली बना सकता है। देख रहे हैं, ये सुझाव दिया जा रहा है। तो 125 में से 125 में से कितने 70 नंबर दिए गए। और इस तरह से आप देखिए इन दोनों में आपको इन्हें मिलाकर कितने 140 नंबर मिले हैं। कितने में से 250 नंबर में से। अच्छी पहल है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। और देखिए मैं कहता हूं कि सप्ताह में 1-2 निबंध जरूर आप लोग लिखा करिएगा और ईमानदारी से मेहनत करिए। देखिए, धन्यवाद।